नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं PYQ क्वेश्चंस। अब तक हम क्या कर चुके हैं? लॉगरिथम, पॉलिनोमियल, इक्वेशंस, लाइन एंड एंगल्स, ये 4 टॉपिक के हम PYQ क्वेश्चंस कर चुके हैं। जितने की दिशा वाली जो बुक आती है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी जो अपडेट बुक आई हुई है जो 2026 में, उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं। अभी हम करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्री। जो जैसा कि हम LDC ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं फिलहाल में, तो LDC का ये सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिसमें से पिछले साल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम इस सीरीज में क्या करेंगे, LDC की परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे। यानी कि LDC 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, और उससे पहले 2018, फिर 14, 16, फिर 14 और फिर एक 12 18 का ही क्वेश्चन है LDC में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD एक वर्ग में ABCD में भुजाओं AB। अच्छा, पहले ABCD क्या है? एक वर्ग है। मैंने ABCD क्या ले लिया? एक वर्ग ले लिया, ABC और D। सही है, ये क्या है? एक वर्ग है। इसमें क्या कह रहा है वो, AB और BC को क्रम से बिंदुओं P और Q तक इस पर आगे बढ़ाया जाता है। किसको बढ़ा रहा है? AB और BC को। AB को आगे बढ़ाओ और BC को भी आगे बढ़ाओ। क्या कह रहा है? AB और BC को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है कि BP बराबर CQ। क्या दे रखा है? BP बराबर CQ। BP मान लो यहाँ P है, CQ मान लो यहाँ Q है। तो BP बराबर क्या दे दिया उसने? CQ। तो मैंने किसका साइन लगा दिया है? बराबर का साइन लगा दिया है। किसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। ठीक है। अच्छा, फिर साथ में क्या कह रहा है, यदि AQ और DP E पर मिलते हैं। AQ कहाँ है? A और Q, AQ और DP ये रहा। ठीक है, ये आपस में किस पर मिलते हैं? E पर मिलते हैं। चलो E पर मिलते हैं। फिर क्या कह रहा है, तो एंगल तो प्रचित करते हैं, तो कोण PEQ की वैल्यू क्या होगी? एंगल PEQ की वैल्यू क्या होगी? चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। PEQ कहाँ है? पहले तो देखो, PEQ यानी ये वाला एंगल पूछा है आपसे, इसको मान लो आप x, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉरी। तो देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, जब आपको ये वाला एंगल पता होगा और ये वाला एंगल पता होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम निकाल देंगे। अब ये दोनों कैसे निकलेंगे भाई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दे रखा है ना उसका यूज करेंगे। तो देखो दे क्या रखा है हमको, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके साइड बराबर है, तो मैं इसमें ये वाला पार्ट जोड़ दूं, BP में मैं AB जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा। AB में BP में अगर मैं AB जोड़ दूं तो AP बन जाएगा। इधर देखो ये आपस में बराबर थे, इसमें मैं इसको जोड़ूं या फिर इसमें मैं इसको जोड़ूं, बात तो बराबर है, क्योंकि है तो वर्ग की भुजाएं। वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं चारों। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको लिख देता हूं आपको पहले, BP बराबर CQ दे रखा है। जब BP में अगर मैं क्या जोड़ रहा हूं भाई? AB जोड़ रहा हूं, AB जोड़ रहा हूं, और CQ में मैं आपको BC जोड़ रहा हूं, तो उससे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक साइड बनेगी AP और इधर क्या बनेगा आपका? BQ। तो एक साइड तो ये बराबर हो जाएंगे। सही है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 2 ट्राइंगल लूंगा जिनमें आपस में मैं इसकी क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा, सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। एक तो ये ट्राइंगल एक तो ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। इसकी कंपेयर आप इस वाले ट्राइंगल से करो, इस वाले से। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि एक तो आपकी ये वाली साइड जो है इसके बराबर आ चुकी है। अब आप किसी चीज को देखना मत, आप एक 1 बाय 1 देखना। पहले आप पहले वाले ट्राइंगल में जाओ और तीनों साइडों को थोड़ा देखो और फिर देखना। जैसे पहली वाली साइड ये वाली तो आपने इसके बराबर कर दी है, छोड़ दो। अब पहले वाले ट्राइंगल को देखो और किसी को ब्लर कर दो सबको, तो आपको ये वाली साइड दिख रही है और इस वाले ट्राइंगल में एक ये साइड दिख रही है। ठीक है, तो बताओ तो इनमें से कौन सी साइड दूसरे वाले, ये वाली साइड इसके बराबर तो हो नहीं सकती, मतलब कोई कंसेप्ट नहीं दिया इसका। पर हमारे सामने ये इजी दे रखा है ना, ये वाली साइड जो है इस वाली ट्राइंगल, केवल इसको देखना। अब इसको मत देखो, अब केवल इस वाले ट्राइंगल को देखो जो मैंने ब्लू कलर से किया है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ दूसरी वाली साइड यानी इस वाले ट्राइंगल की AB और इस वाले ट्राइंगल की AD बराबर हो जाएंगी। ठीक है। अब तीसरी साइड बराबर नहीं हो रही है। अब एंगल्स पे जाओ। देखो कंफ्यूज तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्वेश्चन भी कठिन है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना है इसमें, पहले साइड की तुलना करना, कौन कौन सी साइड बराबर है, फिर तीनों एंगल्स को देखना पता चलेगा आपको। एंगल पे चले जाओ, इस वाले ट्राइंगल का बताओ कौन सा एंगल, आपको सबको पता है भाई, ये वाला एंगल कुछ कह नहीं सकते ना हम, पर ये तो अच्छे से कह सकते हैं भाई, ये वर्ग है तो इसका एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो अब दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो, दूसरे वाले ट्राइंगल में ये भी कितने का होगा? 90 होगा। तो मैं कह सकता हूँ
कि एक एंगल कितने डिग्री का आ गया, दोनों में 90 डिग्री का आ गया है। तो इसमें क्या हो गया, दो साइड, एक साइड देखो नियम कौन सा लग रहा है, पहले दोनों त्रिभुजों को मत देखना, आप एक को देखो पहले, एक साइड, दूसरी साइड ली थी, ये साइड ली थी, ये साइड ली थी और बीच का एंगल लिया था। तो बताओ कौन सा नियम लग गया इसमें, ऐसे एस, बताना नहीं है, समझ में आ गया ना। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे तो हमारे लिए क्या फायदा है, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का क्या फायदा है, अब हमें एंगल निकालना है तो हमें एंगल से मतलब है, एक एंगल बराबर हो गया दूसरा वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल को देखो, जैसे ये वाला एंगल है, मान लो ये आपका y है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, y का हो जाएगा। और जरूरत पड़ेगी तो तीसरे को देखेंगे, ये वाला एंगल किसके बराबर ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें तो इसकी जरूरत थी, ये आ गया। अब रह गया ये वाला एंगल, ये कैसे निकलेगा भाई इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए ये पता होना चाहिए, इसके लिए ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, ये 90 है। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, 90 ये घट गया, y और रह गया, तो ये कितने का बचा बताओ, 90 माइनस वाई। सही बात है कि नहीं है, तो ये भी बताओ कितने का हो जाएगा, 90 माइनस वाई। ठीक है, अब आ गए हमारे पास तीनों एंगल्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, x प्लस वाई प्लस 90 माइनस वाई बराबर 180। बात समझ आई कि नहीं, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो y से y कट गया और 90 उधर जाएगा तो काट देगा इसको, तो कितना बच गया 90, तो x का वैल्यू तो निकालनी थी आपको 90। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसने π/2 के रूप में लिखा है, हाँ ठीक है, 90 को क्या लिख सकते हैं हम, π/2, तो आंसर हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, थोड़ा कठिन था, समझ में एक बार में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैं तो यही कहूँगा, मतलब इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन था, सॉरी यार 2016 का, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया 2016 का था, और अभी 2016 का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 2016। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा था 2016 में चित्र दे रखा है, इसको चित्र को बना देता हूँ पहले। ये मछली जल की रानी है, A B C D, यहाँ पे लाइन खींची है उसने, एक लाइन यहाँ खींची है और एक लाइन यहाँ खींची है, चलेगा। R S P Q, सही है भाई, ओके। यहाँ X लिखा है, यहाँ Y लिखा है, और यहाँ Z लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है यहाँ 11 लिखा है, यहाँ भी 11 लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है इसमें, आपको ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, ये लाइन, ये पैरेलल का साइन हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन, तीनों आपस में क्या मतलब पैरेलल है। ठीक है, अच्छा साथ में दे रखा है CP बराबर PD के है। CP कहाँ है देखो जरा इसमें, CP कहाँ है, ये रहा, CP बराबर PD, ये तो दिखाई दे रहा है, बराबर दे रखा है। AR बराबर RD दे रखा होगा। चलो ठीक है, फिर पूछ रहा है X Y और Z के मानों के अनुपात बताओ। इसने पूछा है X अनुपात Y अनुपात Z, ये पूछा है साहब। तो कैसे निकलेगा देखो, X Y Z हो तो Y और Z के, केवल Y और Z का पूछा है भैया, क्या पूछा है, केवल Y और Z का अनुपात पूछा है, तो निकालते हैं Y और Z का अनुपात Y और Z कहाँ, ये रहे, अच्छा ठीक है तो देखो इसमें हम थेल्स थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि अगर दो लाइनें आपस में किसी ट्राइंगल में क्या हुआ, पैरेलल दे रखी हो, कैसे दे रखी हो, पैरेलल। जब पैरेलल दे रखे तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। कंपेयर करनी है ना भाई हमको, देखो हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला, इसकी मैंने अगर ये साइड ले ली, मैंने 3 ले ली, ले लिया 3, ठीक है। तो बड़े वाले साइड की भी ये वाली साइड लेनी है मुझे, कितनी बताओ, 6 हो जाएगी, गलती मत करना, 3 मत कर देना। हम छोटे वाले ट्राइंगल की कंपेयर बड़े वाले से कर रहे हैं, वो आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं, इसलिए वो क्या होंगे, उनकी भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होगा। ये अगर 3 है तो बड़ी वाली भुजा कितनी है आपकी, 6 हो जाएगी। अच्छा फिर आगे आ जाओ, ये वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल की y और बड़े वाले ट्राइंगल क्या ले ली मैंने, x, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकालना है, y और z निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो y इसको चले जाओ, x बराबर क्या आ गया, 2y, सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर देखो, इसी तरह से इधर तुलना कर दो भाई, छोटे वाले ट्राइंगल में मैं ले रहा हूँ बेटा 11 और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी लेनी पड़ेगी बेटा, 22, क्या होगा 22। ऐसे ही बताओ, यहाँ आएगा आपका z, छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाली साइड,
तो बड़े वाले साइड की बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, सही है। काट दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2z, कितना आ गया 2z। अब मुझे क्या करना है बताओ, मुझे तो किसकी तुलना करनी है y और z की। तो यहाँ से 1 और 2 से तुलना करो तो 2y बराबर किसके हो गया 2z के, सही है। और इससे ये कट गया तो y बराबर क्या आ गया z। अनुपात की बात करोगे तो बेटा y बटे z नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 1/1। तो रेशो आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1:1, यानी कि दोनों किस में रेशो में होंगी, इक्वल होंगी दोनों, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ये बन गया आपका अष्टभुज। इसमें पूछिए विकर्णों की संख्या, क्या पूछिए इसमें विकर्णों की संख्या। तो देखो विकर्णों की संख्या अगर तुम निकालने लगोगे तो भाई इसमें एक फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3 अपॉन में क्या आएगा 2। ये होता है विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। इसमें आप रख दो, कितनी भुजाएं दे रखी हैं बताओ इसमें 8, 8 में 8 - 3/2, तो क्या आएगा 8, 2 से 4 आ गया 4 और ये आ गया 5, तो 4 × 5 = 20। तो कितने विकर्णों की संख्या होगी इसमें 20 होगी। आप चाहो तो चेक कर लो भैया एक एक करके यहाँ से, अब ये आप चेक करते रहना घर पे। 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गया और ये 5 बन गए, यानी एक से कितने बन रहे हैं 5। तो इससे भी कितने बनेंगे 5, 5, 5 और 5। आगे क्यों नहीं बनेंगे भैया, आगे नहीं बनेंगे, 5 कम 5 नहीं, इतने भी नहीं बनेंगे, इतने बनेंगे केवल, ठीक है। ये क्या करेंगे फिर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब जो इधर से बन रहा है ना, जो ऐसे करके ये जा रहा है, तो ये इसका भी तो हो गया ना इस तरह से। टोटल कितने आ गए 20। इसको भाई देखो याद नहीं रहे, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है इसको। आप क्या कर सकते हो, इसके लिए थोड़ी सी एक बात याद रख लो, तो ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा आपको। कैसे याद रहेगा, आप देखो ट्राइंगल में तो क्या होता है, ट्राइंगल में एक भी आपका क्या नहीं खींच सकते आप, विकर्ण नहीं खींच सकते, एक भी डायगोनल नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, नियम होता है कि आप जब भी डायगोनल बना रहे हैं तो आपको एक पॉइंट छोड़ना होता है। जब एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट पे जाओगे तब जाके बीचों में से एक जो लाइन जाएगी इंटीरियर में, तो आपका क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। आप देखो जब मैं इस साइड को, इस पॉइंट को छोड़ता हूँ तो दोबारा से यहाँ जाता हूँ, इसको मिलाने की कोशिश करूँगा तो एक दोबारा साइड बन जाती है। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज से ही याद रखना कि हमें क्या करना है, त्रिभुज को ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इतना तो याद रहता है कुछ n करके कुछ फॉर्मूला था, लेकिन यूँ नहीं पता रहता है कि वास्तव में फॉर्मूला क्या था। n क्या था, n का भी पता रहता है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स की संख्या होती है। तो आप यूँ बताओ कि ट्राइंगल में हमको 0 बनाना है, ट्राइंगल में हमको क्या बनाना है 0 बनाना है। तो 0 कब बन सकता है भाई, जब हमें पता चल गया ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 में से हम क्या घटाएं कि वो विकर्णों की संख्या 0 आ जाए। तो भाई 3 घटाएंगे तभी तो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ n-3 ले रहे हैं, तो n ट्राइंगल में हमें n की जगह पे क्या लेना पड़ता है 3, 3 में से 3 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। अगर मैं किसी को दिमाग में कंफ्यूज हो रहा है 2 आएगा क्या, 1 आएगा क्या, अरे 0 करना है भाई, ट्राइंगल में हमें 0 करना है। तो 0 तभी आ सकता है जब मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा, ठीक है। जब यहाँ पे मैं 3 लूँगा तब 3 में से 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। चलो एक बात और थोड़ा सा क्या करना है इसको कैसे याद रखेंगे, फिर आप एक इसका और देख लो दिमाग में कंसेप्ट, उस समय भी आप बना सकते हो अगर बाई चांस भूल जाए और टाइम है आपके पास। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल या चतुर्भुज हो कोई भी, उसमें कितने डायगोनल होते हैं 2। अब 2 कैसे आएंगे, यहाँ रखो, आपने ये तो देख लिया कि 3 सबट्रैक्ट करना होता है, इतना तो पता चल गया। अब 4 में से तुम 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब यूँ बताओ 1 का मल्टीप्लाई किससे करें, 1 का मल्टीप्लाई किससे करें कि आपका उत्तर कितना आ जाए 2 आ जाए, कितना आ जाए 2। तो आप सोच रहे हैं 2 से कर दें, भाई 2 आ जाएगा ना, 2 डायगोनल हो जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन आपने देखो फॉर्मूला में इतना याद है आपको, यहाँ n है यहाँ भी n है, तो ये n है, तो जब यहाँ तुमने क्या लिया है 4 लिया है, तो यहाँ भी आपको क्या लेना पड़ेगा 4, लेकिन उत्तर हमारा कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। तो नीचे क्या होगा हमारा 2, तो इसका मतलब 2 दूनी 4। तो इससे पता चल गया, अगर बाई चांस भूलेंगे इसको, भाई भूल जाते हैं थोड़ा सा दिमाग में इस तरह से, जब तक पिक्चर नहीं बनाएंगे तो ये याद रहने वाला नहीं है। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा पेपर के टाइम में भी याद आ सकता है, इसलिए हम इसको इस तरह से याद कर लेंगे। चलें तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म 2014 का एक क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो हजार 12 है, तो ये रहो। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D है। चलो इस प्रकार है, पहले तो मैं त्रिभुज ABC बना देता हूँ। ये बन गया त्रिभुज आपका ABC, इसमें BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि AD बराबर BD है। AD बराबर क्या है, AD बराबर किसके है, BD के है। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है आगे, AD बराबर BD है और AC बराबर DC है, और AC बराबर किसके है, DC के है।
ये दोनों साइड बराबर हैं, इधर ये दोनों साइड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल सी बराबर होंगे। समझदार त्रिभुज बन गया ना। जैसे ये एक्स है तो ये भी कितने का होगा, एक्स होगा। ये वाई है तो ये भी कितने का होगा, इसके सामने इसके सामने इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है, ये वाई का होगा। ठीक है, देख लेना थोड़ा ध्यान से, गलती मत कर देना जल्दबाजी में। भाई दो साइड हैं तो दोनों के साइड जाओ ना, इन दोनों के बीच में एंगल मत बनाओ। इन दोनों के सामने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, बीच में नहीं बनाना। मतलब जब ये दोनों साइड है तो मैंने बीच वाला एंगल नहीं लिया है, उसके सामने वाले एंगल लिए, ठीक है, वो बराबर होंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है एंगल सी 44 डिग्री है और एंगल सी जो है 44 डिग्री है। फिर पूछा क्या है, पूछा है इसमें कोण ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू, ए कहाँ है, ये रहा। ए का मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू का सम निकालना है। चलो कैसे करेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। चलो करते हैं। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक बात मैं ये लिख सकता हूँ, y बराबर क्या होगा, 2x होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मैं इसको 2x लिख सकता हूँ, सही है। तो एक बात तो ये पता चल गई कि मैं y बराबर 2x लिख सकता हूँ। चलो ठीक है। और ये c बराबर कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। अब देखो अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम करूँ तो क्या आएगा, 2y + 44 बराबर कितना आएगा, 180। सही है। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, y की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। कितनी आएगी, y बराबर 180 में से 40 घटाओ 44 घटाओ, 40 घटाएंगे तो 136 बचेगा। कितना बचेगा, 136। 2 से काट दो तो y बराबर 2 × 12 और 2 × 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 63 डिग्री। और x कितना होगा फिर, x तो क्या है उसका, x इसमें रख दो, y आ गया 63, तो x कितना आएगा, 2 से काट दो, 2 3 2 तो कटेगा नहीं 2 से नहीं कटेगा, दो 3 अच्छा ना, सही काटा है क्या ये, और 2 2 × 12 और अच्छा सॉरी भाई, 2 × 12 और यहाँ 1 बचेगा ना, तो 2 8 16 68 डिग्री आएगा। 68 डिग्री आएगा, कटना चाहिए ना ये। अब देखो 68 डिग्री आ गया, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 34 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 34 डिग्री। आपको पूछा था एंगल इसकी वैल्यू, तो x आ गया 34 और y आ गया 68। तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 8 और 4 12 और 6 और 3 9 और 1 10, तो आपका आ गया 102 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से थोड़ा हुआ। चलो कोई नहीं, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है अब ये रहे केवल 3-4 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे पूरे। 14 हो गया, 12 के रह गए तो बस क्वेश्चन तो केवल। चलो मिल गया। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC के कोण ABC, त्रिभुज ABC बन गया साहब, ओके बन गया। फिर क्या कह रहा है, कोण ABC और कोण ACB के अर्धक, ABC का अर्धक ये बन गया साहब। फिर कह रहा है और ACB का अर्धक, अर्धक नहीं ACB का अर्धक, ACB का अर्धक। अर्धक का मतलब होता है अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा। समझ में आ रहा है ना, अर्धक का मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे। फिर क्या पूछ रहा है, मिलते हैं तो निम्न कथन सही होगा। तो इनमें से पूछा है निम्न कथन सही होगा। एक तो दे रखा है आपको भाई, इसका तो ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, BOC बराबर होगा 90 + a/2, या BOC ये O है ना BOC बराबर 90 - a/2। एक दे रखा है BOC बराबर, ये भाई मैं बता चुका हूँ आपको याद आ गया होगा, जब ये एंगल्स के जो समिद्विभाजक खींचे जाते हैं, अर्धक खींचे जाते हैं, तो जब वो यहाँ मिलते हैं और इस एंगल से कभी कंपेयर करवाए आपको, तो मैंने बताया था ये तुम खुद देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल बड़ा है तो प्लस होगा, ऐसे करके तो उत्तर हो जाएगा आपका ये, सॉरी फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है। अगर वो कहता एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का अर्धक, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया ये एंगल बाहर बन गया, बी है, बी अंदर भी है और बाहर भी है, तो बाहर का ये हो गया। इसका जब आधा करते हैं
और इसका जब अर्धक खींचते हैं तो यहाँ मिलते हैं, और यहाँ दिख रहा है ना छोटा है ये, तो छोटा होगा तो 90 माइनस a/2 होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखें, पहले करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज, ये बन गए साहब दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी, और पी क्यू और आर, सही है। मैंने इमेजिनरी नाम लिख लिए इनके। फिर क्या कह रहा है वो, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं, शीर्ष कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी कितना x है, ओके। फिर कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 16 और 25, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है तो उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात निम्न में से क्या होगा, शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा है, तो बताओ कैसे करेंगे इसको। तो ध्यान रखना ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, कैसे त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुजों में क्या होता है, जैसे आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समरूप, तो हमेशा समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं, एस 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 प्रॉपर्टी लग जाती है उसमें। समद्विबाहु त्रिभुज में भी लग सकती है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर ये दोनों साइड तो इनकी बराबर रेशो, इनके रेशो तो बराबर होंगे क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अगर इनके बीच का एंगल बराबर हो जाए, इनके बीच का एंगल बराबर हो जाए जैसे उसने कहा है, तो ऐसी स्थिति में इसमें ऐसे एस प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, ऐसे एस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं क्या, कि दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनके शीर्ष लंबों के क्या होंगे, वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज ABC का मैं अगर एरिया पूछूं आपसे, त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज PQR का एरिया, तो वो क्या होता है, वो उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। शीर्ष लंब जैसे इसका शीर्ष लंब जैसे AD डाल दिया मैंने, AD का स्क्वायर, और इधर मैंने PQRS PS, इस तरह की कंडीशन होती है। ये आपको याद रखना, क्लास 10th में दे रखी है ये चीज़ें ना, पुरानी वाली बुक में, RBSC की में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया दे रखा है हमको 16 और ये कितना दे रखा है 25, सही है। और AD/PS यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं आपको, सही है। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट आ जाएगा तो बताओ स्क्वायर हट गया, तो AD/PS की वैल्यू क्या आ गई बताओ, इसकी तो आ गई 4, इधर से आएगा 5, तो इसका रेशो आ जाएगा आपका 4:5। तो शीर्ष लंबों का जो रेशो है वो कितना आ गया आपके पास, 4:5। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और है, ये देखो, एक समत्रिभुज, ध्यान रखना एक नया वर्ड है, हालांकि सुन रखा होगा आपने, समत्रिभुज। देखो विषम त्रिभुज, एक विषम त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, तो बाहु में बाहु शब्द को हटा सकते हैं तो विषम त्रिभुज भी कह सकते हैं उसको। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी तीनों साइड बराबर अलग अलग हों, और समत्रिबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है वो, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स कैसी हैं बेटा, बराबर हैं। उसकी तीनों साइड कैसी दे रखी हैं, बराबर, A B और C आपस में कैसी हैं, तीनों साइड बराबर हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ABC में भुजा BC पर बिंदु D पर समत्रिभाजित की जाती है। D पर क्या की जा रही है, समत्रिभाजित। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक भाग है तो ये बचा कुचा कितना भाग है, 2 भाग है ना। अभी दूसरा भाग तो पता नहीं चला ना बीच में क्या है, 3 भाग तो बनेंगे, तो लेकिन इधर से इधर तक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें कथन दे रखे हैं, मैं इनके ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। ऑप्शन में क्या दे रखा है, AD² बराबर 7AB², या फिर 9AD² बराबर दे रखा है AB², AD² बराबर 3AB²,
9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, तो देखो जिस बच्चे ने अगर पुरानी वाली जो 10th क्लास की जो बुक थी उसने ये पढ़ी है तो वो डायरेक्टली इसका आंसर दे सकता है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इसमें। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको कम से कम 2 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये कंडीशन निकालने के लिए तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसके आपके क्या कहते हैं चैप्टर दे रखे हैं तो उनको मैं पूरा डिटेल से कराऊंगा, पर अभी तो मैं PYQ पूरे कराने के बाद तो चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ से खींचेंगे हम यहाँ पर एक शीर्ष लंब। क्या खींच दिया मैंने यहाँ से, एक शीर्ष लंब। अच्छा, जैसे मैं इसका नाम लेता हूँ ABCD और यहाँ डाल दो तुम DE, E डाल दो। सही है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस चारों कंडीशन में से एक कंडीशन लानी है मुझे, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं तो आपको बता देता हूँ मुझे लाना क्या है। 9AD² बराबर 7AB² था ना अब जो भी हो देखते हैं। तो देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये याद रखना पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर BC बराबर क्या दे रखा है, CA दे रखा है AB बराबर BC बराबर CA तीनों साइड बराबर हैं। तीसरा मैंने कहा क्वेश्चन में था समित विभाजित, यानी कि BD बराबर किसके होगा, DE के बराबर होगा। अच्छा सुनो, शीर्ष लंब की विशेषता होती है समबाहु त्रिभुज में, कह रहा हूं मैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वही तो उसकी मध्यिका होती है, वही उसका कोणों का समिद्विभाजक भी होता है। ठीक है, ये बातें 2-3 बातें याद रहनी चाहिए आपको। और समिद्ध यही मध्यिका है, ये शीर्ष लंब है तो ये मध्यिका भी है। मध्यिका है तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि आपका जो हो BD, तो ऐसे लिख सकते हो BD बराबर क्या है, 1/3 BC लिख सकता हूं। BD बराबर क्या होगा, यानी कि इसकी 1/3 है, ये क्या है, 1/3 है। और मैं BC की जगह पे क्या यूज कर सकता हूं, 1/3 AB। समझ रहे हो क्यों यूज कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आंसर में AB चाहिए, उत्तर में क्या चाहिए, AB और AD चाहिए, और को मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है। और BC बराबर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों साइड्स, तीनों साइड्स कैसी हैं, आपस में बराबर है, लिख सकता हूँ ना, ये यूज करना है। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरा मैं क्या कह रहा था, हाँ ये E इसकी मध्य, AE क्या है, इसकी मध्यिका है, मध्यिका है तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसमें कि BE बराबर किसके होगा, EC के होगा। ठीक है, या यूँ कह सकता हूँ हाफ ऑफ BC होगा, यानी दोनों ये इससे दोनों आपस में बराबर हैं और ये इसके आधे होंगे टोटल भुजा के। ठीक है, और BC की जगह पर फिर से मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 1/2 AB। सही है, अब कुछ नहीं है, बस इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम तो वही नियम लगाएंगे अपना कि हमें AB लाना है, उत्तर में क्या लेके आना है, AB लाना है या AD लाना है। तो AD लेके आओ चाहे AB लेके आओ, कुछ भी करो। जैसे मैं आपको AB लिख के दिखाता हूँ, AB² बराबर किसके होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AE² प्लस BE²। चलो आ गया, अब देखो आगे बढ़ते हैं। AB तो मुझे चाहिए, इसको मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। AE मुझे आंसर में नहीं चाहिए, आंसर में चाहिए क्या आपको, AE नहीं चाहिए, तो AE को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, AE की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AD² माइनस DE² लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे जो चाहिए नहीं उसको तो हटाना ही पड़ेगा, उसके हटाए बिना आंसर आएगा भी नहीं। तो AD² माइनस क्या आएगा, DE², यहाँ तक बात समझ में आ गई, प्लस BE कहाँ है BE ये रहा, तो BE की जगह पे बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया था BE किसकी आधी है, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। तो BC लिखूँ चाहे मैं AB लिखूँ, बात एक ही है ना, AB। यहाँ गलती मत करना, BE के बारे में बता रहा हूँ, स्क्वायर के बारे में नहीं, स्क्वायर बाहर रहेगा, नहीं तो अगर 1/2 AB² कर दिया तो गलत हो जाएगा, 1/4 होगा यहाँ पर। तो यहाँ AB² आ गया, बहुत बढ़िया। AD तो हमें उत्तर में चाहिए, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमारे आंसर में जो चाहिए हमें वो नहीं छेड़ेंगे। अब DE देखो, DE रहा, DE भी नहीं चाहिए, DE को, DE किसकी आधी पूरी कुछ पता नहीं है, तो DE की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, BE माइनस BD लिख सकता हूँ। भाई DE का मतलब हो गया BE माइनस BD, तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह पर BE माइनस
डी ई। स्क्वायर वही बाहर लगाना है आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल दो तो 1/4 ए बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? थोड़ा दिक्कत तो आ रही होगी। अब देखो आगे, ए डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, बताओ। बी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर -2 बी ई और डी सी, होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर है ये। मैं इसको हटा दूं भाई, इतने तो तुम पढ़े लिखे हो भाई। 1/2 1/4 ए बी स्क्वायर को इधर लेके आना है आपको। यहाँ ए बी स्क्वायर दे रखा है, जब उसको सबट्रैक्ट करोगे, इधर ले आता हूँ मैं उसको, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर, सही है। उसको जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी यहाँ। अच्छा अब देखो, ए डी स्क्वायर को छेड़ना नहीं है, माइनस का है साइन, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। बी ई, देखो बी ई किसका है? बी ई हाफ ऑफ क्या है? बी सी है। बी ई तो क्या है? हाफ ऑफ बी सी है। अब मैं बी सी लिखूँ चाहे उसे, फिर ए बी स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि मुझे बी सी नहीं चाहिए उत्तर, तो ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। वही ध्यान रख लेना, क्या आएगा यहाँ पर? 1/4, 1/4 को नहीं बोलना है। अच्छा सुनो, इसको वहीं रहने दो, ये कट जाएगा वहाँ पर, -1/4 प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा? डी सी, डी सी को ज़रा ध्यान देना, डी सी कहाँ है? डी सी डी सी डी सी डी सी कहाँ से आ गया? बी माइनस क्या आना था? बी ई माइनस डी ई आना था, बी माइनस क्या आना था? डी ई। अरे ये चल क्या रहा है रे? डी ई तो था ही, तो मुझे क्या लिखना था? बी ई माइनस बी डी लिखना था, 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 सही है। अब देखो आगे, देखो बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी हम जानते हैं, बी डी कितना दे रखा है? 1/3 बी सी या 1/3 ए बी, तो इसका भी स्क्वायर कर दो तो 1/9 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। -2 आ गया। बी ई की वैल्यू क्या है? बी ई क्या है आपका? देखो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पर, जरूरत ही नहीं है। और बी डी क्या है आपका? वही 1/3 ए बी, और ये वाला स्टेप आपका ऐसे ही है, प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, सही है। अब देखो ब्रैकेट हटा दो, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट हट चुका है। अब देखो ये स्टेप तो यहाँ पर कट गया, चलो कुछ तो सॉल्व हुआ। यहाँ आ गया ए डी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे बताओ, 1 2 से 2 कट गया, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का क्या आएगा यहाँ पर? ये और है, माइनस का 1/9 ए बी स्क्वायर, और साथ में क्या है? प्लस का 1/3 ए बी स्क्वायर। बस इतना सा सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप ऐसा करो, इनका सबका एलसीएम ले लो एक साथ। जब एलसीएम लोगे तो भाई 9 एलसीएम आएगा, तो देखो यहाँ ए बी स्क्वायर और चल रहा है, जब 9 एलसीएम आएगा तो एलसीएम की जो चीज़ है वो तो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 9 ए बी स्क्वायर, मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, तो यहाँ 3 आ जाएगा, सही है। अब कर लो इसको सॉल्व, ए बी स्क्वायर से काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस के 2 ए बी स्क्वायर, और प्लस के 2 ए बी स्क्वायर इधर आएंगे तो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 7 ए बी स्क्वायर। तो आपका उत्तर आ गया क्या? 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर, 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। ठीक है भैया, खतरनाक क्वेश्चन था, ये भी दे रखा है 10th क्लास में, याद रखना भैया इसका सीधा कंसेप्ट। और ऑप्शन इस तरह से थे उसके कि कन्फ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है, अगर जिसने थोड़ा भी एक बार भी उसको देख लिया हो, तो एक बार भी घर पे अगर सॉल्व किया होगा पहले से पेपर जाने से पहले, तो उसको याद आ जाएगा कि एक में 9 एक तरफ 9 आएगा, एक तरफ 7 आएगा। और उसने क्या किया है, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन में उसने क्या दिया है, मतलब एक ही जगह पे या तो 9 दिया है फिर, या फिर 7 दिया है, मतलब दोनों जगह पे 7 और 9 का ऐसा कोई रेशो नहीं दिया है। तो इस तरह से, चलो ठीक है।